तो एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इस वीडियो में 2 अंकीय, 3 अंकीय व 4 अंकीय सभी प्रकार के प्रश्न बताऊंगा और साथ ही लेकर के आ चुका हूं आपका ब्लूप्रिंट। जी हाँ, ये एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट है जो कि आपकी परीक्षा की किस तरीके से पेपर रेडी किया जाए उसको दर्शाता है। आपके किस चैप्टर से क्या आना है, कौन सा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, क्या उससे 2 नंबरी क्वेश्चन आएगा, क्या उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, क्या उससे सही विकल्प का एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपका ब्लूप्रिंट यहाँ पे दर्शाता है। ब्लूप्रिंट के बारे में आप तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपको अपना प्रत्येक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को फोड़ करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। इसी प्रकार से आपका ये रहेगा इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट। इसी के आधार पर आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर जो है आपके स्कूल लेवल पर तैयार किए जाएंगे। देखो बेटा, ये बात ध्यान रखना कि पेपर भोपाल से नहीं आने वाले हैं, पेपर आपके स्कूल के ही टीचर आपके बनाने वाले हैं। तो आपको इस ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताऊंगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चैनल का नाम रट लो कि जानकारी टीच है, और जानकारी टीच पर वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 101% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ब्लूप्रिंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे आपके अध्याय पूछे जाने वाले हैं, हालांकि सिलेबस में पहले ही बता चुका हूं। अब ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्वेश्चन नीचे हैं, सारे बताऊंगा, पहले ब्लूप्रिंट समझ लो थोड़ा, ठीक है। देखो, आपकी जो फर्स्ट पुस्तक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इससे आपका फर्स्ट नंबर अध्याय जो है परिचय, इससे 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिससे एक सही विकल्प आना है केवल, और बाकी इससे कुछ नहीं आना है। एक सही विकल्प आएगा और आपका यानी कि एक वस्तुनिष्ठ आएगा केवल, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर खत्म है भाई, है ना। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। ऑब्जेक्टिव की अलग से वीडियो आएगी, इस बात को अभी ध्यान से सुन लो। अब मैं आपके एक एक करके क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप पूरा ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से रीड कर लो, देख लो कि चैप्टर से कैसा क्या आ रहा है, और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक हो। पहला नंबर का अध्याय आपका है परिचय, जो कि आपकी पुस्तक फर्स्ट का है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्याय नंबर 1 है, जिससे 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अंकीय में हैं, इन्हीं में से आपके 2 अंकीय भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, अर्थशास्त्र के भागों को स्पष्ट कीजिए, ये आपका 2 नंबर में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र को 3 बिंदुओं में लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, अर्थशास्त्र के भागों को स्पष्ट कीजिए, सांख्यिकी के 3 कार्य लिखिए, और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को मिस मत कर देना बेटा, पूरे क्वेश्चन बताने वाला हूँ हर एक चैप्टर के, ठीक है। सांख्यिकी आंकड़े किसे कहते हैं, है ना, किस तरह के सहायक होते हैं, 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। सांख्यिकी विधियों से के प्रयोग से लाभ लिखिए, 3 बिंदु में, है ना। अगले 4 अंक के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो देखो, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट। भाई ये 100% आपके पेपर में 4 नंबर में छपने वाला प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपका दिया, सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक है, इस तथ्य के पक्ष में 4 बिंदु लिखिए, 4 अंकीय क्वेश्चन। चलिए, ये चैप्टर खत्म भाई, चलिए अगले चैप्टर की ओर। इससे आपके 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, ब्लूप्रिंट में भी मैं आपको बता देता हूँ, तो किससे देखो, इससे देखो, सेकंड नंबर अध्याय से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बाकी इससे 2 का 4 का नहीं आना है, ठीक है। तो उसी के आधार पर मैं प्रश्न बता रहा हूं, तो बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे भाई, जरूर मिलेंगे। देखो, व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए, एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन इससे सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और आता ही आता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मत छोड़ देना बेटा, बाकी तो करने ही करने हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना, है ना, और ये वाला कर लेना, इन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके मैंने दे दिए हैं। चलिए, अब आपका अध्याय नंबर 3 देख लेते हैं, आंकड़ों का संगठन, ठीक है। आंकड़ों से संगठन से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके देखो बहु वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, इनके आंसर्स भी मैंने दिए हैं, ऑब्जेक्टिव जो बता रहा हूँ उनके आंसर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें खालिस्तान करना है। क्या करना है भाई, तो वो मैंने आंसर नीचे दिए हैं। अब मैं आपको सारी, देखो, ये है आपके सत्य, ये आपके रिक्त स्थान है, ठीक है, ये आपके सत्य हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह से देख लो, आंसर के साथ नीचे क्वेश्चन भी हैं, तो उन्हें हम साथ में देख लेते हैं। देखो, ये आपकी इंपॉर्टेंट सही जोड़ियाँ हैं, ठीक है। अब इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट, क्या कराएंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर। अब इन्हीं के आंसर देखो, ये इन्हीं के आंसर हैं, अलग चैप्टर नहीं है, अध्याय नंबर 3 ही है ना, ये आंकड़ों का संगठन। इनकी आंसर शीट मैंने यहाँ पे दे रखी है,
ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। रिक्त स्थान इस तरीके से पूछे गए थे, आपका पहला क्वेश्चन यही था ना, इसको देख लो और ये आपका आंसर रहेगा। ये आंसर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। और ये रहेंगे आपके लास्ट के आंसर। सतत चर का कोई भी खालिस्तान मान हो सकते हैं, मतलब संख्यात्मक कई भी न्यूमेरिकल जो उसके मान हो सकते हैं। खालिस्तान चर केवल निश्चित मान हो सकते हैं, तो जो विविक्त चर होता है उसके निश्चित मान हो सकते हैं, मतलब उसका ही निश्चित मान होता है। सत्य सत्य के आंसर दिए गए हैं, है ना। पहला आपका सत्य रहेगा, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या सतत चर का एक उदाहरण है, नहीं, है ना। अगला है आपका ऊंचाई या भार के आधार पर वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका दिया गया है। बिल्कुल देखो, इनका स्क्रीनशॉट कर लो और अच्छी तरीके से 2-4 बार रिवीजन कर लेना इसका, है ना, रीड कर लेना, ठीक है। अब सही जोड़ियां दी गई थी, उनके आंसर करेक्ट यहाँ पे आंसर आपके सामने लगा दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लो भाई, है ना। बारंबारता वक्र, बारंबारता वितरण या आरेखीय प्रस्तुतिकरण को दर्शाता है। छात्र छात्रा की आयु मात्रात्मक वर्गीकरण है। विविक्त चरों का वर्गीकरण बारंबारता सारणी में होता है प्रदर्शित। सतत चर कोई भी संख्यात्मक मान जो होता है वो सतत चर, एक निश्चित मान को विविक्त चर कहते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखो। आगे एक वाक्य शब्द में क्वेश्चन थे, तो विविक्त चरों के लिए आंकड़े का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बारंबारता सारणी कहलाता है। दो चरों के बारंबारता वितरण को क्या कहते हैं? तो सह बारंबारता वितरण। दो की बात हुई, है ना। अगला है परास का अर्थ क्या है? तो प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर ही परास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, सतत चर का एक उदाहरण दीजिए। तो ऊंचाई, है ना, किसी व्यक्ति की ऊंचाई हो गई, किसी व्यक्ति का वेट या भार हो गया, तो वो क्या है? सतत चर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। विविक्त चर का उदाहरण भाई परिवार में बच्चों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, तो ये हमारे क्या हो जाती हैं? विविक्त चर के उदाहरण। तो ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अध्याय नंबर 4 जो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इससे आपके 2 अंकीय क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 अंकीय सबसे स्टार्टिंग में दिए गए हैं। बारंबारता आरेख को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आयत चित्र को स्पष्ट कीजिए, ये रेडी कर लेना। अगला है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के प्रकार लिखिए, ये भी क्वेश्चन रेडी कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण को स्पष्ट कीजिए, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण को परिभाषित कीजिए। सारणियों में प्रयुक्त वर्गीकरण के प्रकार दीजिए। कालिक वर्गीकरण के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है और ये दिया गया है, ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन। एंड यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि यहाँ पे देखो सारणीबद्ध आपको आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पे बिक्री वर्ष लिखे हुए हैं, इसके बाद बिक्री, है ना। तो इसमें आपको आंकड़ों की सारणीबद्ध करना है और ये रहेगा आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से, है ना। तो आपका कंप्लीट दिया गया है। इसके बाद सारणी की टिप्पणी को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तोरण को परिभाषित कीजिए, वृत्त आरेख को, है ना। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, तोरण और वृत्त आरेख वाला, है ना, इनको मत छोड़ना, ठीक है। ये चैप्टर होता है आपका यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 5 की ओर, जो कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पुस्तक से ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा नंबर का 18 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल से इस चैप्टर को मिस मत करना है दादा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से करना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ क्या है? ये 2 अंकीय क्वेश्चन से बन सकता है। समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक निम्न हैं, इनके माध्यम से आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। समांतर माध्य की गणना करनी है, आपको आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपका समांतर माध्य की 2 विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। भारत समांतर माध्य, देखो भाई यहाँ से आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ क्या है इसको कर लेना है, इसको कर लेना है, साथ ही ये समांतर माध्य निकालना सीख लेंगे। और ये क्वेश्चन, ये भारत समांतर माध्य छोड़ो फिलहाल, और समांतर माध्य की विशेषता कर लेंगे, ठीक है ना। अब माध्यिका की गणना, ऊपर माध्यक का क्वेश्चन हो गया एक, अब माध्यिका की गणना करना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। माध्यिका को, चतुर्थक को, शतमक को, बहुलक को, इनको परिभाषित करना, इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, है ना। अब आगे आपका क्वेश्चन दिएगा, निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक क्या होता है? जो बार बार उसमें आए, है ना। तो आप इसमें बता ही सकते हो कि बहुलक कौन सा है, कौन सा अंक बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो आपको बार बार दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, समांतर माध्य माध्यिका एवं बहुलक की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। निम्न चतुर्थक का सूत्र लिखिए, उच्च चतुर्थक का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन ये हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल देख लेना, है ना। तो ये होता है आपका यहाँ पे 2 नंबरी क्वेश्चन का मामला खत्म। अब 4 अंकीय क्वेश्चन इससे कौन से करना है? देखो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, इसके एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये आपका 18 नंबर आपको देने वाला है, मतलब बहुत सारे नंबर, ठीक है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, 10 परिवारों की मासिक आय के आंकड़े की सहायता से आप समांतर माध्य परिकलन कीजिए। कल्पित माध्य विधि से आपको समांतर माध्य निकालना है बेटा। तो ये देखो आपका पूरा का पूरा आंकड़े दिए गए हैं, परिवार आय दिए गए हैं रुपया में, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी
प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना, है ना। तो प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है, 0 से 10 के बीच 5 बच्चे हैं, ठीक है। इसके बाद 10 हैं, 15 हैं, 17 हैं, ठीक है। इस तरीके से दिए गए हैं आंकड़े। ये अगला क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मजदूरी से संबंधित है ना, और आपको आंकड़े दिए गए हैं दैनिक मजदूरी के, और मजदूरों की संख्या भी दी गई है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मजदूरी का परिकलन करना है, ये आपको आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, देखो, है ना, बहुलक मासिक आय का परिकलन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा आंकड़ा आपका दिया गया है, ठीक है। इन क्वेश्चन को मत छोड़ देना, ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर आपकी अगली पुस्तक से है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, है आपकी सेकंड बुक है, जिससे आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इससे जो 2 अंक के प्रश्न बनेंगे वो यहाँ पे आपके दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। इससे 2 और 3 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे 2 नंबर ही प्रश्न हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और इन्हें एक को भी मत छोड़ देना, ठीक है ना। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँ इस चैप्टर में तो ये रहेगा 2 अंक की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये रहेगा सेकंड इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ तो सुएज नहर का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको कर लेना, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल में कृषक को, है ना, बाकी क्वेश्चन भी आपको रीड कर लेना है, ठीक है। अब 3 अंक की आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहें तो 3 अंक की आप यहाँ पे देख सकते हो। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना, इनको अच्छी तरीके से रीड करके जाना पूरा कंप्लीट। और इनके सभी के आंसर्स चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताइएगा जरूर से, मैं आंसर जल्दी से लेकर के आऊँगा। चैनल पर अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ठीक है, ताकि वीडियो आए और तुरंत तुम्हें मिल जाए, ठीक है। देखो, अगले 4 नंबरी प्रश्न दिए गए हैं जो कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बारे में, है ना। 4 बिंदुओं के रूप में स्पष्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि आप 6-7 लाइन तो लिख ही पाएँ इनके बारे में, ठीक है। देखो, अच्छी तरीके से स्टडी करते रहें और ये सारे क्वेश्चन आपको रीड पूरे कर लेने हैं और इनको कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहें कि 4 नंबरी में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब आपका अध्याय नंबर 2 है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर का नाम है। इससे 2 अंक के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। आयात शुल्कों को परिभाषित कीजिए, इससे 2 नंबरी प्रश्न ही आने वाले हैं, है ना। आयात शुल्क का, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ लिखिए, है ना। सकल घरेलू उत्पाद क्या है ना, तो ये इसको भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बिल्कुल क्वेश्चन ये आ ही रहा है पेपर में, ठीक है। हरित क्रांति से लाभ लिखिए, तो ये भी आ रहा है भाई। हरित क्रांति से शुरुआत होने के 2 कारण लिखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योजना को परिभाषित कीजिए, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज क्या होते हैं, HYV, आपने बोरी वगैरह पर देखा होगा, है ना, बीज की जो बोरियाँ होती हैं उन पर, है ना। विक्रय अधिशेष का अर्थ लिखिए, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं 3 अंकीय प्रश्न इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था, है ना। ये आपको इसके 3 बिंदु समझाने हैं, ठीक है। और ये रहेंगे इससे 2 और क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरूर से कर लेना, 3 नंबर में बन सकता है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका अगला चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये आपका लास्ट चैप्टर है। इससे केवल देखो, चैप्टर का नाम क्या है वही समझ लोगे तो बिल्कुल इसके क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आ सकते कभी भी। देखो, ये तीनों चैप्टर के नाम में ही छुपी हुई परिभाषा हैं, बिल्कुल इनको याद कर लेना तीनों को। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये बिल्कुल आती है, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपके सारे दिए गए हैं, इनको कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे होता है आपका पूरा का पूरा वीडियो खत्म एंड ये चैप्टर के क्वेश्चंस भी खत्म। और इन क्वेश्चन को रेडी करके अगर तुम जाओगे ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अपने एग्जाम में टॉप करोगे, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है और इस बात की गारंटी है। और अच्छी तरीके से आप एक क्वेश्चन तैयार करो और जल्द ही आपको इनके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।